जय हिंद टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जब लाइट एक मीडियम से, सपोज़ ये एयर है और ये दूसरा मीडियम है ग्लास, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसका ओरिजिनल पाथ ये है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये जाएगी इस तरह से बेंट होके। इट मीन्स जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के अंतर्गत होने वाली इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेनेवर लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम और वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट डिफ्लेक्ट। It means it is either deflected towards normal or it is deflected away from normal। जब प्रकाश किरण, रिवाइज अगेन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से, जो उसका रास्ता है, उससे वो विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये जो आने वाली लाइट है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट, आपतित इंसिडेंट रे, और ये जो अपवर्तित लाइट है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इस पॉइंट पे जो ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है इसको बोलेंगे नॉर्मल, और नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। आर, इट इज डिनोटेड बाई आर, इट इज डिनोटेड बाई आई। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्नेल, उन्होंने इनके बीच एक रिलेशन बना जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या बोलता है कि आपतित प्रकाश आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित प्रकाश तीनों एक ही तल में होते हैं। रिवाइज अगेन, आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, परावर्तित अगर कहेंगे तो वो हो जाएगा मिरर के लिए, यहाँ पर बोलेंगे अपवर्तित किरण आर लाई इन सेम प्लेन, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन आई, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मीन्स साइन आर का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो टाइप के मीडियम होते हैं, तो उसके डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। दूसरी बात, आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है कि स्नेल्स लॉ हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे लगाएंगे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आज के बाद। सपोज ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। लाइट आई, अब दो फिनोमिना होगा इस पॉइंट पर, या तो लाइट ये नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर बेंट होगी, या तो नॉर्मल से दूर होगी। तो सपोज लाइट नॉर्मल की ओर बेंट हो गई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंट हो गई, मुड़ गई। इट मीन्स कि जिस मीडियम में लाइट बेंट होती है, नॉर्मल की ओर अगर बेंट होगी तो वो डेंसर मीडियम है। यहाँ पर n2 की वैल्यू बड़ी होगी, n1 की वैल्यू छोटी होगी। अब आप लगाएंगे यहाँ पर, ये आई हो गया, ये हो गया आपका r। अब आप इस पॉइंट P पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, इस मीडियम से लाइट इस मीडियम में आई है, मतलब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आई है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 से लाइट आई है 2 में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले यहाँ पर मैं 1 लिख दिया, 1 से लाइट गई है 2 में, और ये n हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज n2 अपान n1। इट मीन्स साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1। आप चाहे तो ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये भी लगा सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। आप चाहे साइन आई बाई साइन आर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर कर दीजिए, या जिस मीडियम से लाइट आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई उस मीडियम का साइन। दूसरा, ये इक्वल होगा जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव यहाँ पर जो एंगल आप बना है उसमें साइन लगा के साइन आर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर, मतलब ये इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे। अब 3 मीडियम आपको बार बार देखने को मिलेंगे क्लास 10 के बेस से। एयर मिलेगा आपको, ग्लास मिलेगा और वाटर मिलेगा। बार बार बातें होंगी एयर की, ग्लास की और वाटर की। डायमंड भी एक मीडियम मान सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको एयर मिलेगा, ग्लास मिलेगा और वाटर। इसको शॉर्टकट में हम लोग ए लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में जी लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में डब्ल्यू से। अगर डायमंड भी है तो इसको शॉर्टकट में हम लोग डी लिखेंगे। अगर कोई लिक्विड है तो इसको शॉर्टकट में हम एल लिखेंगे। इसका हम यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे? स्नेल्स लॉ लगाने में। सपोज
ये ग्लास है हमारे पास, सपोज दिस इज़ अ ग्लास स्लैब और लाइट आ रही है। बाई एक्सपेरिमेंटली हम देखें, ये एंगल आई हो गया, लाइट को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंट हो जाएगी, तो नॉर्मल की ओर बेंट होकर जा रही है, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई, ये एंगल आर हो गया, नो डाउट। अब इस पॉइंट पे आप लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। ये लाइट वन मीडियम से मीन्स एयर से आ रही है, कहाँ पे, ग्लास में आ रही है, एयर से लाइट ग्लास में आ रही है, तो आप इस पॉइंट पी पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ पॉइंट पी पर लगाएंगे तो वो हो जाएगा आपका साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, एयर से ग्लास में आ रही है, तो अगर आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, एयर से लाइट कहाँ आ रही है, ग्लास में, एयर टू ग्लास, बीच में एन डाल दिया, एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, दोनों सेम, नो प्रॉब्लम। अब इसको आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे एन जी अपान एन ए, और ये मान के चलिए हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करते हैं वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एन ए की वैल्यूज होती है वो 1, एयर से ही हम लोग कंपेयर कर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 3/2। अगर हम वाटर की बात करें तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर, डब्ल्यू से वाटर हो जाएगा, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3। इसी तरह से डायमंड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, वाटर का भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब आपके माइंड में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं, तो ये बाय एक्सपेरिमेंटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक होता है एक्सपेरिमेंट से आप निकाल सकते हैं, या अगर आपको ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, अगर स्पीड ऑफ लाइट पता है तो भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर में हम लोग एज्यूम कर ले, वैक्यूम और एयर में अप्रॉक्सीमेट सेम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है n इज इक्वल टू c/v, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको निकालना है तो c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v जिस मीडियम में हमको निकालना है, सपोज अगर हमें ग्लास में निकालना है तो हम जानते हैं ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, ये किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, एयर के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकलेगा उसको आगे कर दिया, ये हो गया c की वैल्यू भर दीजिए c/v, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 3 × 10⁸ और इसकी वैल्यू होगी 2 × 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, बचेगा क्या 3/2। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 होता है। आप चाहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंट से, उसके लिए आपको ग्लास स्लैब चाहिए, पिन चाहिए, डिवाइडर प्रोटेक्टर, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ लगाकर, साइन आई और साइन आर। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्नेल्स लॉ पे उसको देख लेते हैं, फिर प्रिज्म देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको इसमें हम कवर कर लेते हैं। मीडियम, आप जानते हैं कि मीडियम जो होता है 2 टाइप का होता है, एक रेयरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन रेयरर मीडियम है कौन डेंसर, तो पता आराम से हो सकता है। कैसे, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की चाल, प्रकाश की चाल जिस मीडियम में ज़्यादा होती है उसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। सपोज ये कोई सड़क है और ये कोई बंदा है बाइक से जा रहा है, अब बाइक से जा रहा है, बहुत स्पीड में जा रहा है, तो स्पीड में जाने का मतलब कि यहाँ पर कैंडिडेट, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कहीं कहीं होंगे, एक आध 2 जगह पे होंगे, पूरी रोड उसको खाली मिलेगी। तो अगर बीरल रोड है, रेयरर कहीं कोई है, तो ये हाई स्पीड में जाएगा, मतलब रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, हाई होती है। और अगर डेंसर रहेगा, अगर जगह जगह कैंडिडेट रहेंगे, डेंसर मीडियम रहेगा, तो ये हाई स्पीड में नहीं जाएगा, स्पीड अपनी स्लो कर लेगा। इट मीन्स डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं कि कौन रेयरर मीडियम है कौन डेंसर मीडियम। रेयरर मीन्स बीरल माध्यम, डेंसर मीन्स सघन माध्यम। अब देखिए उसके आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल देगा कि यदि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। हवा के सापेक्ष, जो आगे होता है उसके सापेक्ष, जो पीछे उसका अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो गया। अगर मैं बोल दूं कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है, ये है 4/3, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए फार्मूला क्या है, जो दिया है WNG, इसको लिख लीजिए। अभी मैं बताया कि जो 1N2 अगर है तो उसको आप N2/N1 लिख सकते हैं, नो डाउट। 1N2 को हम N2/N1 लिख सकते हैं, किसी भी मीडियम के रिस्पेक्टिव इंडेक्स में चेंज कर सकते हैं। तो WNG है तो इसको 1N2 मानिए, 1N2, तो इसको क्या लिखेंगे, N2 मीन्स Ng अपान NW, ये लिखेंगे। अब 3 ही मीडियम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एयर है, ग्लास है, वाटर है। तो ग्लास और वाटर तो यूज़ हो चुका है, ग्लास, बस एयर यूज़ नहीं हुआ है, तो एयर लगा दीजिए, दोनों के आगे एयर लगा दिए। अब ANG की वैल्यू देखिए, पता है आपको, ANG की वैल्यू दिया है, ANG की वैल्यू क्या है 3/2 होल अपान ANW की वैल्यू दिया है, देखिए 4/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आपका 3/2 ×
3/4, इट मीन्स दैट इज 9/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स WNG वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा 9/8। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि नहीं हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, वो भी ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको आगे लिखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सर हमको GNW बताना है, GNW की वैल्यू क्या होगी ये बताइए, तो कर सकते हैं आप। WNG निकाल लिए तो GNW इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, 1 करेंगे और लिख दीजिए, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो GNW निकालना है आपको, तो 1 इसको आगे कर दीजिए WNG, और WNG की वैल्यू आप पहले से ही निकाले हैं, तो हो जाएगा 1 इसकी वैल्यू पहले से ही निकाले हैं 9/8, 8 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 8/9। मीन्स GNW की भी वैल्यू पता चल गई आपको 9/8। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि WNG मीन्स वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8, 9/8, और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/9। मीन्स अगर 1n2 लिखा है, इसको आप n2/n1 लिखेंगे। अगर 1n2 कहीं दिया है और आप चाहते हैं कि ये 2 यहाँ पर आ जाए, 1 यहाँ पर, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर इसको एक्सचेंज करना है तो 1 केवल 1 में डिवाइड कर दे, 1 इसको एक्सचेंज कर दीजिए, ये हो गया 2n1, इसको लिखा जा सकता है, नो डाउट। 1/2n1 इसको यहाँ करेंगे, इस 2 को 1 की जगह करेंगे, 1 को 2 की जगह करेंगे, तो 1 कर दीजिए, हो जाएगा। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, स्पीड ऑफ लाइट बताओ। वो बोल देगा कि एक लिक्विड है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। सपोज दैट कोई लिक्विड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये लिक्विड का है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब आपके माइंड में आएगा कि किसके रिस्पेक्ट में लेना है। तो अगर रिस्पेक्ट में नहीं दिया, किसके रिस्पेक्ट में लेना है, तो ऑलवेज एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो एयर के रिस्पेक्ट में किसका, लिक्विड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, दैट इज 3/2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपको पता चल गया तो पूछेगा कि इस लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। इस लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट मीन्स वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है किसमें, लिक्विड में। तो फार्मूला आप जानते हैं, अभी बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V होता है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिस मीडियम में वो पूछ रहा है। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसका जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, उस मीडियम का जिसमें लाइट एंटर कर रही है। तो यहाँ पर कौन सा मीडियम है, लिक्विड दिया है 3/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह लिख दिया 3/2। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको V निकालना है, मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कैंसिल, तो V को मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो भी आप स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो आप उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ये निकाल सकते हैं, नो डाउट। और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, प्रकाश की चाल कम होती है, वो होता है सघन माध्यम। और जिस मीडियम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, हाई स्पीड में कोई जा रहा है, तो वो होता है विरल माध्यम, रेयरर मीडियम। ओके इस पॉइंट के बाद आप देखे होंगे प्रिज्म आप में होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है देख लीजिए, ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। लाइट इंसिडेंट की, इस तरह से लाइट इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे क्योंकि इधर क्या है, एयर है और ये क्या है, ग्लास है। अब इसके लिए आपको 2 रूल पता होगा पहले से ही। कौन सा रूल, ये है रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, देखा गया बाय एक्सपेरिमेंटली कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो ये नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है। एक ये रूल हो गया। दूसरा रूल है, जब लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ, रेयरर मीडियम में जाए, ये भी हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। कोई जरूरी थोड़ी है कि लाइट बार बार रेयरर मीडियम से डेंसर में जाए, विरल से ही सघन में जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सघन से भी विरल में जा सकता है, डेंसर मीडियम से रेयरर में जा सकता है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जाएगी इस तरह से, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आप सोचेंगे कि हम ये रिफ्रैक्शन देखेंगे कहाँ पे, तो आप रिफ्रैक्शन अगर आपको देखना है तो आप एक ग्लास ले लीजिए और उसमें वाटर फिल कर लीजिए और इसमें कोई भी स्टिक या कोई पेन या कुछ भी इसके अंदर एंटर कर दीजिए। तो जब आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो देखेंगे कि ये बेंट दिखाई, जैसे लगेगा कि ये स्टिक जो है मुड़ी हुई है। तो स्टिक तो एक्चुअली में तो स्ट्रेट है, लेकिन हमें रिफ्रैक्शन के कारण वो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ये एयर से लाइट जा रही है कहाँ पे, वाटर में जा रही है। तो जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो यहाँ पर 2 मीडियम है और वहाँ पे लाइट अपने पाथ को चेंज करेगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका ट्रैक ये था, पहले इसका ट्रैक ये था, लेकिन अब ये अपना ट्रैक चेंज कर रही है। तो उसके कारण हमको ये जो स्टिक है थोड़ा सा बेंट दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
जबकि एक्चुअली में रहेगा नहीं। आप उसको बाहर निकालेंगे एक मीडियम में तो आपको एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। तो देख सकते हैं। तो फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब एंटर करती है, जब प्रवेश करती है, तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, झुक जाती है। और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में प्रवेश करती है, मीन्स सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आप जान गए। ये है प्रिज्म, इधर है एयर, ये है ग्लास। अब आप जानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। तो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रा करना होगा। नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की ओर क्या होगी, बेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में। तो रेयरर से डेंसर में जाने पर नॉर्मल की ओर लाइट क्या होगी, बेंट होगी। तो ये नॉर्मल की ओर देखिए, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल, तो इसकी तरफ थोड़ा बेंट हो गई। अब इस पॉइंट पे अगेन रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि फिर लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अगेन जिस पॉइंट पर वो जा रही है उस पॉइंट पर फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो इस पॉइंट पे फिर से हमको परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पर ड्रा किया जाता है। अब इस पॉइंट पर फिर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये दूसरा परपेंडिकुलर है, ये पहला परपेंडिकुलर था, ये दूसरा परपेंडिकुलर है। तो इस लाइट को जाना चाहिए ऐसे, देखिए जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वैसे नहीं जाएगी, ये नॉर्मल से दूर हट के चली जाएगी कुछ इस तरह से। और इस लाइट को हम पीछे अगर बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, तो जहां पर ये दोनों लाइट इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे वो बनता है डेविएशन एंगल, विचलन कोण, ये डेविएशन एंगल। तो इस फिनोमेना को, ये जो होल फिनोमेना आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ये कोई प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n एज्यूम कर लिए। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n एज्यूम कर रहे हैं और ये है आपका प्रिज्म कोण, तो इसके बीच एक फार्मूला आता है। आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो फार्मूला अच्छे से प्रूव भी किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेभा m/2 होल अपान साइन a/2, ये फार्मूला होता है। और ये मिनिमम वैल्यू डेभा है। अब वो कैसे फार्मूला डिराइव किया गया वो आपको इंटरमीडिएट में सिखा दिया जाएगा। हाई स्कूल के लिए केवल आप रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है ये जानिए, और छोटे से फार्मूले अगर इसको लर्न करना है तो कर लीजिए। a दिया रहेगा, डेभा m दिया रहेगा, एंगल ये दोनों दिए रहेंगे। आप बस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा एकदम इजीली तरीके से। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखा गया लाइट, जो सन से जो लाइट आती है उसको प्रिज्म से पास कराया जाए या पास कराया गया, तो देखा गया कि वो 7 कलर में डिवाइड हो गई। तो साइंटिस्ट इस फिनोमेना को बोल दिए दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इट मीन्स व्हेनेवर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डिवाइडेड टू ओन्स कलर। वो अपने जो, वो एक तरह से समझिए कि वो जो व्हाइट लाइट है वो इन्हीं कलर से मिलकर बनी है, ये समझ सकते हैं। इट मीन्स ये सन, तो सन से जो लाइट आ रही है ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट है। अब ये लाइट कितने कलर से मिलकर बनी है, तो 7 कलर से मिलकर बनी है। हमको कैसे पता चला, जब हम इस लाइट को प्रिज्म से पास किए, तो देखे कि ये जो लाइट है 7 कलर हमें विजुअलाइज हो रहा था। अब वो 7 कलर कौन कौन से हैं, तो 7 कलर देखिए ये हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये है। और इसको हम लोग सीरियल से बोलते हैं VI, BG, YOR। ये है हमारी वाइट लाइट, मीन्स सन की लाइट या वाइट लाइट। ये है प्रिज्म, और जब वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा गया तो ये जो वाइट लाइट है ये अपने 7 कलर में डिवाइड हो गई। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि ये जो 7 कलर है, इन सभी कलर का अपना अलग प्रॉपर्टी है। इन सभी कलर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। इट मीन्स इनके अंदर भी एक यूनिक प्रॉपर्टी, इसको अब हम लोग एक तरह से स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। अब ये हमें दिखाई देता है तो इसको हम लोग विजुअल स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। विजुअल स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जो हमारे आई को के प्रति सेंसिटिव होता है, उसको हम लोग इजीली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इस फिनोमेना को जो आप देखे हैं, इसी फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हिंदी में बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं या किसी प्रिज्म के पास कराते हैं तो वह प्रकाश किरण, जो सूर्य का जो प्रकाश किरण है, वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस पूरे घटना को वर्ण विक्षेपण, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखिए, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि जो 7 कलर है इसमें स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्या है ये प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैं छोटा छोटा पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ, कभी कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। सपोज़ ये प्रिज्म है, लाइट आई, तो आप देखें कि एक लाइट सबसे नीचे है, एक लाइट ऊपर है, इसके बीच में 5 है, 1 2 3 4 5।
मीन्स वायलेट सबसे नीचे है, रेड सबसे ऊपर है। मीन्स सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में हुआ है? वायलेट में। सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट में हुआ है। तो एक फिनोमिना ये भी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा होता है लाइट को उतना ज़्यादा बेंड करता है, उसके अंदर टेंडेंसी होती है। एक तरह से समझ जाइए वो स्ट्रांगनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा, वह लाइट को उतना ज़्यादा बेंड करता है। तो इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वायलेट कलर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा क्या है? डेविएट हुआ है, सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है। इसके बाद कौन है? इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमारा चलता है विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे ज़्यादा, अगर मैं पहला पॉइंट अगर नोट करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं? एन से या म्यू से। तो एन भी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद एन आई, इसके बाद एन बी, इसके बाद एन जी, इसके बाद एन वाई, इसके बाद एन ओ और लास्ट में एन आर। मीन्स रेड का जो रेड रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही कम होगा, जितना कम होगा वो कम से कम डेविएट होगा, उसमें विचलन नहीं होगा, वो कम से कम डेविएट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ये हो गया आपका अपवर्तनांक। दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य को भी नहीं जस्टिफाई कर सकते, फ्रीक्वेंसी को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। आवृत्ति, वो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका? हम अपवर्तनांक जान के सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग का। आवृत्ति, तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा जो होती है वो रेड कलर का होता है। सॉरी, आवृत्ति सबसे ज़्यादा जो होती है वो वायलेट। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेड की। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमको कैसे पता चले कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की है या सबसे? तो उसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है V इज टू एन लेमडा। V इज टू एन लेमडा। अगर लेमडा की वैल्यू हाई होगी, ये वेव का इक्वेशन है, V इज टू एन लेमडा। अगर, या साउंड में भी मिल जाएगा आपको, अगर लेमडा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एन की वैल्यू क्या करना होगा? डिक्रीज करना। और एन क्या है? फ्रीक्वेंसी। मीन्स अगर जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। दूसरा क्या रिलेशन है? एक रिलेशन आप ये सीखे हैं, दूसरा रिलेशन अपवर्तनांक के टर्म में बताइए। अपवर्तनांक n बराबर होता है C/V, n इज इक्वल टू C/V। अब अगर मैं प्रोपोर्शनल हटा दूं, ये इक्वल टू हटा दूं तो ये हो जाएगा 1/V। मीन्स जिस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका वेग, उसका वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। अब वायलेट का अपवर्तनांक क्या है? सबसे ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट की क्या है? सबसे ज़्यादा है, तो वेलोसिटी सबसे कम होगी। और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो रेड की वेलोसिटी सबसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो एक फिनोमेना अगर वेलोसिटी के टर्म में आ गया तो आप जान गए कि रेड का जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ रेड, वो सबसे ज़्यादा होता है। डट डट बीच में सभी रहेंगे, लास्ट में कौन आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वायलेट। ये फिनोमेना हो गया आपका वेलोसिटी या स्पीड के टर्म में। स्पीड के टर्म में पहला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। अब आप यहाँ से जस्टिफाई कर लीजिए। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लूँ, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती भी है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, उसका जो भी है सब चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी कि कौन सा मीडियम है, वाटर है कि एयर है कि क्या है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट मानूं तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका वेवलेंथ भी क्या होगा? ज़्यादा। इट मीन्स रेड, जो रेड लाइट होती है इसका वेवलेंथ भी ज़्यादा होता है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा। इसके बाद सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट का। वेवलेंथ का मतलब आप कहेंगे कि सर वेवलेंथ का मतलब क्या है? वेवलेंथ का मतलब बताइए। तो वेवलेंथ आप जानते होंगे, अगर मैं एक वेव ड्रा करूँ, सपोज ये एक वेव है, इसमें ये दो क्रस्ट है और नीचे के जो बनते हैं उनको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। तो दो सक्सेसिव क्रस्टों के बीच का जो डिस्टेंस होता है यही होता है वेवलेंथ। या दो ट्रफ, सक्सेसिव ट्रफ, सक्सेसिव मीन्स जस्ट इसके बाद दूसरा वाला, ये नहीं कि बहुत सारे बन रहे हैं तो सबका ले लें, नहीं, ये पहला बन गया तो जस्ट इसके बाद दूसरा, ये है क्रस्ट। तो दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ। सिंपल है, ये आपको पता है। तो जिस रंग का, जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा। तो स्पीड रेड की ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर मैं फ्रीक्वेंसी को काउंट करूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। अब आप सोचेंगे कि सर ये लैम्डा इंक्रीज़ कर रहा है तो एन डिक्रीज़ कैसे करेगा? आइए उसको भी समझाते हैं। सपोज मेरे पास 100 रुपये है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 × 10। ये था आपका V और ये था N और ये था क्या? लैम्डा। अब अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं लैम्डा की वैल्यू 10 से कर दिया 20, तो इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना होगा, तभी हमारा इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस। क्योंकि हमको 25 जा 100, हमको 100 ही लाना है। तो एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो अगर
रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स रेड की, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ है, इट मीन्स रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ रेड का सबसे कम है, सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्रीक्वेंसी वायलेट का। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में हो गया। और देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। किस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है? बैगनी रंग का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का। किस रंग का वेग वेलोसिटी किसकी या स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? रेड का। किसका कम होता है? वायलेट का। किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है? रेड का। किसका कम होता है? वायलेट का। किसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है? फ्रीक्वेंसी हाई वायलेट की, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम रेड की। अब फ्रीक्वेंसी हाई कम है तो उसके लिए देखिए अब इससे क्या होता है, आप सुने होंगे या देखे ही हैं, क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं लोग कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आसमान होता है वो कुछ रेड टाइप का दिखने लगता है, लाल टाइप का दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों? वहाँ पर ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ऐसा क्यों होता है। आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं उससे, कैसे करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है एक्चुअली में। देखिए भी, ये भी हो गया, बी आई बी जी वाई ओ आर। सपोज अगर मैं ये भी है बी आई बी जी वाई ओ आर, इसको अगर रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे बनाऊँ, तो वायलेट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा। और आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज़ द नंबर ऑफ फ्लक्चुएशन इन 1 सेकंड ऑफ एनी वेव इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट इज अ टाइप ऑफ वेव। तो ये वायलेट कलर है। अब आप देखिए मैं छोटा सा यहाँ पर वेव जनरेट कर रहा हूँ। देखिए सपोज ये प्रोपेगेशन जो हो रहा है ये 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जो वेव आ रही है वो 1 सेकंड में आ रही है। तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ फ्लक्चुएशन कितने हुए? 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन या 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में यहाँ पे तो बहुत बार कंपन हुआ है, मीन्स इसकी आवृत्ति क्या है? सबसे ज़्यादा। तो ये तो मैं लिखा हूँ कि वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा हाई होती है। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे घटा रहे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो गई, इसमें थोड़ा और कम होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ा और कम होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी और कम होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी और कम आपको दिख रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए और कम दिख रही है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर कम है, फ्रीक्वेंसी अब देखिए यहाँ पर कितना, एक ही साइकिल कंप्लीट किया, यहाँ से लेके ऊपर और नीचे का मिला के एक साइकिल होता है। तो एक साइकिल कंप्लीट किया 1 सेकंड में, ये तो 1 2 3 4 बहुत सारा साइकिल कंप्लीट कर दिया। तो 1 सेकंड में ये कई बार फ्लक्चुएट कर रहा है, इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई। ये 1 सेकंड में, ये छोटा बच्चा है धीरे धीरे पैर चल रहा है, ये बड़ा बच्चा है लंबा लंबा पैर लगा रहा है, समझ रहे हैं? ये इस बड़ा बच्चा हो गया, ये छोटा है धीरे धीरे चलता है। इसकी वेवलेंथ क्या है? अब वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ ये होता है, दो क्रस्ट जो सक्सेसिव हैं उनके बीच का डिस्टेंस ये लैम्डा हो गया। और इसका वेवलेंथ देख लीजिए, अगर मैं एक और थोड़ा सा इसको ड्रा कर दूं तो एक यहाँ से और यहाँ से, ये हो गया इसका वेवलेंथ। सोचिए, आपको देखने से ही पता चल जा रहा है कि यस रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो इसके कंपेयर में क्या बहुत ज़्यादा है, और वो ये सही भी होता भी है। तो एक्चुअली में होता क्या है सनसेट और सनराइज़ के टाइम, कि दोपहर के टाइम जो होता है ना, हम लोग के घर से या हम लोग के गाँव से शहर से जो सन का जो डिस्टेंस होता है वो सुबह और शाम के तुलना में कम होता है। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो जो लाइट आती है, जो लाइट वाइट लाइट आती है, वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर है भाई, वातावरण में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, धूल के कण हैं, जलवाष्प हैं, गैसेस, ये क्या करते हैं, एक मीडियम क्रिएट कर देते हैं और ये जो लाइट आ रहा है उसका स्कैटरिंग करा देते हैं, प्रकीर्णन करा देते हैं। अब प्रकीर्णन में अगर डिस्टेंस कम है तो छोटा छोटा पैर वाला जो है वो, अब ये लोग क्या है, छोटे छोटे पैर वाले हैं, तो छोटे छोटे पैर वाले हैं तो इनका स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाता है, ये ज़्यादा बिखर जाते हैं। जिनका वेवलेंथ कम उसका बिखराव क्या होता है? ज़्यादा, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका बिखराव क्या होता है? कम। तो अगर डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच अगर कम है किसी लोकेशन का, किसी कंट्री का, तो वहाँ पे इनकी स्कैटरिंग बहुत अधिक हो जाएगी, इनकी स्कैटरिंग बहुत अधिक हो जाएगी। तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्लू कलर का आसमान दिखाई देने लगता है। होना चाहिए वायलेट, लेकिन वायलेट के प्रति हमारी आई सेंसिटिव नहीं है, इस कलर को हम लोग का आई रीड नहीं कर पाया, वायलेट और इंडिगो को, और इन दोनों का मिक्सअप रीड कर लेता है। वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ के रेंज में आ जाता है, क्योंकि हमारे आई का भी एक लिमिटेशन है, एक सेंसिटिविटी होती है, सबकी एक सेंसिटिविटी होती है। तो अब जब सनसेट और सनराइज होता है तो उस टाइम अर्थ जो होती है ना, अब सपोज ये अर्थ है तो अर्थ पहले यहाँ पर आप थे, अब जब अर्थ कर्व करेगी तो आपका डिस्टेंस जो सन से है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो अब छोटे छोटे पैर से जो आ रहा था वो आ ही नहीं पाएगा हमारे एटमॉस्फेयर पे। तब कौन आता है? तब ये येलो, ऑरेंज, रेड, अब ये लोग अपने बड़े बड़े पैरों को लेकर आते हैं। तो बड़े बड़े पैरों का मतलब इनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। अब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इनका स्कैटरिंग एटमॉस्फेयर कर देता है, तो इनका स्कैटरिंग मतलब इनका प्रकीर्णन करा देगा, तो उसके कारण आसमान का जो कलर होता है वो रेड टाइप का दिखाई देने लगता है। समझ रहे हैं? तो ये बातें होती हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। और ये जो आप देखें हैं जितना भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब के सब कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ में बन सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से समझ में आए और हर एक पॉइंट का अपने से आप मतलब निकाल सकते। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस तो कुछ खास है नहीं क्लास 10th के बेस से,
वही है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताया था उस टाइप का बनेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, इस टाइप का बन जाए। बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। और आगे का क्लास नेक्स्ट डे मिलेगा आपको, तब तक आप इतने टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए। ओके, थैंक यू।